Hi friend, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of family law which is mentioned in our case mat. केस का नाम है समर घोष वर्सेस जया घोष। ये 2007 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से मेंटल क्रूएलिटी पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। तो चलिए इस केस को एक कहानी की तरह समझते हैं। एक लड़की होती है जो आईएएस ऑफिसर होती है, वो शादी करती है। शादी करने के बाद उसे एक चाइल्ड होता है और चाइल्ड जब हो जाता है तो उसके बाद जो है उस लड़की का अपने हस्बैंड के साथ बनता नहीं है, जिसकी वजह से लड़की जो है डाइवोर्स ले लेती है। जब वो डाइवोर्स ले लेती है तो फिर उसे दूसरी शादी करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर वो दूसरी शादी करने के लिए एक लड़के को एग्री करती है और वो जो लड़का है वो भी आईएएस ऑफिसर ही होता है। तो फिर वो दोनों आपस में शादी करते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हस्बैंड को ये महसूस होता है कि ये जो शादी की गई है वो सिर्फ एक दिखावा है। वाइफ के दिल में हस्बैंड के लिए तो कोई फीलिंग ही नहीं है, यानी कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को हस्बैंड की तरह ट्रीट ही नहीं करती है। यानी कि जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए वैसा रिलेशनशिप नहीं होता है, जिसकी वजह से इस हस्बैंड और वाइफ के बीच मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है वो इस कदर डेवलप हो जाते हैं, यानी कि ये जो डिस्प्यूट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों जो है सेपरेटली रहना शुरू कर देते हैं और लगभग साढ़े 16 साल तक दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। यहाँ तक कि जब इन साढ़े 16 साल के बीच में आईएएस हस्बैंड जो है वो बाईपास सर्जरी से गुजरता है और इसकी इंफॉर्मेशन जो है उसके आईएएस वाइफ को दी जाती है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो उसे देखने तक नहीं आती है। यहाँ तक कि उससे फ़ोन करके भी नहीं पूछती है कि आपका हाल चाल कैसा है, सर्जरी हुई तो अब आप कैसे हैं या फिर अब आप ठीक है या नहीं है, कुछ नहीं पूछती है। यानी कि कोई मतलब ही नहीं है उसको अपने हस्बैंड से। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी फीलिंग या फिर इमोशन है ही नहीं। तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एराइज होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा जो केस है वो मेंटल क्रूएलिटी पे बेस्ड है, इसलिए कोर्ट में मेंटल क्रूएलिटी का जो इशू एराइज होता है मैं उस पर फोकस करूँगा। तो इस केस में मेंटल क्रूएलिटी से रिलेटेड जो इशू है वो ये है कि इस केस में वाइफ का जो बिहेवियर है, क्या ये मेंटल क्रूएलिटी कहलाएगा अपने हस्बैंड के लिए या फिर नहीं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि इस केस का इशू ये है कि क्या वाइफ अपने हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। ट्रायल कोर्ट के सामने जो भी एविडेंस जो है रिकॉर्ड में रखा जाता है और इंटायर प्लीडिंग के बाद ट्रायल कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाइफ का जो बिहेवियर है अपने हस्बैंड के प्रति वो मेंटल क्रूएलिटी कहलाएगा, यानी कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर कर रही है। और इस नतीजे पे पहुंचने के लिए ट्रायल कोर्ट जो है वो 4 ग्राउंड जो है एक्सप्लेन करती है, जिसमें से पहला ग्राउंड ये है कि जब भी हस्बैंड अपनी वाइफ को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बुलाता था तो वाइफ हमेशा रिफ्यूज़ कर देती थी, यानी कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ कोहेबिट करना ही नहीं चाहती थी, जो कि मेंटल क्रूएलिटी के श्रेणी में आता है। दूसरा ग्राउंड ये है कि प्रेजेंट केस में जो वाइफ है वो तो पहले से ही मैरिड थी और उसे एक चाइल्ड भी था और उसके बाद उसका डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स होने के बाद प्रेजेंट केस में जो सेकेंड पार्टी है यानी कि आईएएस हस्बैंड, उससे उसकी शादी हो गई। तो वाइफ ने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया कि मेरे पास जो पहले से चाइल्ड है उसके अलावा मुझे दूसरा कोई चाइल्ड चाहिए ही नहीं, यानी कि हस्बैंड की फीलिंग से वाइफ को कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर हस्बैंड चाहे कि हमें भी कोई चाइल्ड हो तो उससे उसकी वाइफ को कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोर्ट ने इसे भी मेंटल क्रूएलिटी के कैटेगरी में रखा है। तीसरा ग्राउंड ये है कि वाइफ जब भी हस्बैंड के फ्लैट पे आती थी तो अपने लिए तो खाना बना लेती थी, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाती थी। उसे कहती थी कि अगर तुम्हें खाना है तो तुम खुद से बनाओ और अगर खुद से नहीं बना सकते हो तो बाहर जाके खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना
नहीं बनाऊंगी, तो इसे भी कोर्ट ने मेंटल क्रूएलिटी के कैटेगरी में रखा। और लास्ट राउंड ये है कि हस्बैंड जब बाईपास सर्जरी से गुजर रहा था तो वाइफ को इन्फॉर्म किया गया कि आपका जो हस्बैंड है वो बाईपास सर्जरी से गुजर रहा है, हो सकता है कि ये बाईपास सर्जरी जो है सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर लाइफ और डेथ की बात थी, लेकिन फिर भी वाइफ जो है उसे मिलने तक नहीं आई, यहाँ तक कि उससे कॉल करके उसका हाल चाल तक नहीं पूछी। तो कोर्ट ने इसे भी मेंटल क्रूएलिटी के कैटेगरी में रखा। तो इन 4 ग्राउंड्स पे ट्रायल कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट सुना देती है कि भाई प्रेजेंट केस में वाइफ का जो बिहेवियर है वो मेंटल क्रूएलिटी के कैटेगरी में आएगा, यानी कि वाइफ ने हस्बैंड को टॉर्चर किया है। तो ट्रायल कोर्ट में अगर देखा जाए तो ये जो इशू था कि क्या वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ मेंटल क्रूएलिटी किया है या नहीं किया है, इसमें तो वाइफ हार गई। तो मामला जो है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ट्रायल कोर्ट के फैक्ट एंड फाइंडिंग्स को देखती है और ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन को भी देखती है। सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि ट्रायल कोर्ट ने ये जो अपना वर्डिक्ट सुनाया है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ मेंटल क्रूएलिटी की है, तो उस वर्डिक्ट के 4 ग्राउंड बताए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वो 4 ग्राउंड वेरीफाई करती है और वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है कि इन सारी बातों में सच्चाई है। यानी कि ये जो 4 ग्राउंड ट्रायल कोर्ट ने मेंशन किए थे वो सारे के सारे सच थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से एग्री करती है। यानी कि ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन होता है वही फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है उसी डिसीजन पे अपना मोहर लगा देती है। इस केस को एक्सप्लेन करने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या हर केस में हस्बैंड ही गलत होता है? क्या वाइफ गलत नहीं हो सकती? दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने बहुत सारे वर्डिक्ट में कही है कि लड़की के ना का मतलब ना होता, यानी नो मीन्स नो। लेकिन प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को मना किया सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो उसे कोर्ट ने मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड माना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों वर्डिक्ट में एक तरह से कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? तीसरा ये है कि प्रेजेंट केस में वाइफ जो है वो भी आईएएस ऑफिसर है और हस्बैंड जो है वो भी आईएएस ऑफिसर है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों जो है वो इक्वल फुटिंग पे हैं। लेकिन फिर भी वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना रही है तो उसे जो है मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड माना है। तो क्या घर में खाना बनाना जो है वो सिर्फ वाइफ का ही काम है या फिर हस्बैंड का भी है? लेकिन यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वाइफ अपने लिए खाना बना रही है, हस्बैंड के लिए नहीं बना रही है। हाँ, अगर वाइफ जो है खाना ही ना बनाए तो फिर वो मामला अलग बनता है, लेकिन यहाँ का जो सिनेरियो है कुछ अलग है। अपने लिए खाना बनाया जा रहा है, हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाया जा रहा है। तो इसमें वाइफ जो है क्या मेंटल क्रूएलिटी कर रही है आप लोगों के हिसाब से या फिर नहीं? और अगला सवाल ये है कि अगर कोई लड़का किसी डाइवोर्सी लड़की के साथ शादी करना चाहता हो, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो मजबूरी में शादी कर रहा हो या फिर हो सकता है कि वो उससे इसलिए शादी कर रहा हो क्योंकि वो उससे प्यार करता हो, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो क्या उस लड़के को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि जिस डाइवोर्सी लड़की के साथ वो शादी करने जा रहा है उसका प्री मैरिज किस ग्राउंड पे डिसॉल्व हुआ, या फिर उसने अपने एक्स हस्बैंड से डाइवोर्स क्यों लिया, या फिर उसके एक्स हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स क्यों दिया? क्योंकि ये जो बातें हैं वो आगे चल कर के फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी जो लड़का डाइवोर्सी लड़की से शादी करने जा रहा है। इसके साथ ही क्या उस लड़के को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि जिस डाइवोर्सी लड़की के साथ वो शादी करने जा रहा है उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, या फिर उसकी मेंटेलिटी कैसी है, या फिर उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो पारिवारिक है या नहीं है? ये सब चीज़ें क्या उस लड़के को जानना चाहिए या नहीं? साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है
कि जिस लड़की ने एक बार डाइवोर्स ले लिया है या फिर एक बार डाइवोर्स जिसे मिल चुका है, क्या वो दूसरी शादी सही से निभा पाएगी? हो सकता है कि निभा ले, हो सकता है कि ना भी निभाए। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो क्या उस लड़के को इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? और ये जो मेरा सवाल है वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़की के लिए भी है कि अगर कोई लड़की किसी डाइवोर्सी लड़के से शादी करने का सोच रही है तो क्या लड़की को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं ये चाहूँगा कि इस बारे में आप अपना राय जो है कमेंट में ज़रूर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।